हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड आपके कुछ डाउट्स भी रहेंगे, वो भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ। तो निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन कितना गिरा, 0.5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, आखिरी क्षण के ऊपर जो लास्ट आधा घंटा था वहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। वो नेट गिरावट केवल 0.5% के आसपास ही देखने को मिली है। 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली जब से बाजार स्टार्ट हुआ था। गैप अप अच्छी शुरुआत हुई थी, बट उसके बाद लगातार लोअर लो ब्रेक ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, 100 पॉइंट की गिरावट कोई ज़्यादा सीरियस गिरावट नहीं है, इतना हम लोग यहाँ पे झेल सकते हैं। अभी आ जाते बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। कौन सा? तो FOMC की बैठक कल के दिन हम लोगों को उसका कंक्लूजन सामने आते हुए देखने को मिला। उसके ऊपर मैंने आखिरी में वीडियो भी बनाया था, बट वो आधा ही वीडियो था। मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट हाइक हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितना हुआ है, उसको हम लोगों ने कवर किया था। 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि पूरा दुनिया भर के जितने भी लोग थे वो ये एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे चल रहे थे, तो वैसा ही हुआ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीमती चीज़ क्या थी? पॉवेल जी एंड उनकी कॉमेंट्री। अगर आपने कल के दिन का उनका जो स्पीच यहाँ पे सुना होगा एंड उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखी होगी, ठीक है, तो इसके चलते आपने बाद में विटनेस किया होगा कि बाजार पहले तो नॉर्मल ऐसा चल रहा था, फिर पहले ज़बरदस्त तेजी आई, फिर उसके बाद वापस ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे आ गई। तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती हुई देखने को मिली है। इसको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें यहाँ पे रखना चाहूँगा। ये जो चार्ट पैटर्न मैंने बनाया है, ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए, डाउ जोन्स की हम लोग बात करें तो पहले तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल गया, बट उसके बाद वापस हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिली। तो ऐसा एग्जैक्टली हुआ क्या, उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हुआ, ये यहाँ पे पहली खबर आई एंड उसके चलते बाजार में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी। देन हम लोग बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। तो पॉवेल जी की अपनी जो स्पीच थी वो स्टार्ट हुई। स्पीच मतलब जो कुछ पॉइंट्स रहते हैं, 15-20 मिनट तक वो बोलते रहते हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, वो अकेले अपने साइड से बोलते रहेंगे। एंड वो जो उनकी स्पीच थी दोस्तों, वो डेफिनेटली अच्छी थी। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे बोलने से कुछ नहीं था, मार्केट ही इस चीज़ का रिएक्शन दिखाता है कि ज़बरदस्त हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी। लगातार यहाँ पे मार्केट बढ़ रहा है और बढ़ते ही चला गया। उसमें अगर देखा गया, सबसे इंटरेस्टिंग एंड अच्छा वाला पॉइंट ये था कि रिसेशन, ये दोस्तों रिसेशन का जो खतरा अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रहा था, तो वो फिलहाल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये एक पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा है। वो एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड उनके बॉडी लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें, जो उन्होंने पॉइंट सामने रखे थे बाजार के सामने, मतलब स्पीच के दरमियान, तो वो भी हम लोग को पॉजिटिव ही देखने को यहाँ पे मिले थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद से, ओके, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि शायद से ये लास्ट रेट हाइक हो सकता है करके। ठीक है, होगा नहीं होगा वो किसी को भी पता नहीं होता, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। उनकी जो स्पीच थी दोस्तों, उसमें हम लोग ये तो कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर देखने को नहीं मिले। मतलब लास्ट टाइम की स्पीच आपको याद होगी, तो उन्होंने सीधा ही बोल दिया था कि आने वाले समय में जो बैठक रहेगी, हम लोग लगभग 2 रेट हाइक कर सकते हैं करके। ठीक है, तो रेट कट के तो सपने छोड़ ही दो करके। ये लास्ट वक्त की बैठक में हुआ था, उनके FOMC के आउटकम में हुआ था, एंड मार्केट की क्या हालत हुई थी हर किसी को पता है। ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला, तो ये एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला। इसी के चलते पहला हाफ में हम लोगों को एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। बट आप सभी लोगों को पता ही है, इसके चलते हम लोगों ने खुश नहीं होना होता है, क्योंकि उसके बाद असली खेल स्टार्ट होता है, वो होता है KBC मतलब सवाल जवाब की सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रहती है, ठीक है, वो उनको सवाल पूछना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। अभी अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की देखी होगी, कुछ लोग ऐसे लिटरली थे दोस्तों कि मतलब लिटरली वाहियात सवाल पूछ रहे थे उनको, मतलब उसका कोई सेंस है ही नहीं कि वो जवाब ही नहीं दे सकते। जैसे कि किसी ने तो पूछा कि क्या रेट कट होगा क्या? अरे रेट कट ऐसा डायरेक्टली कौन पूछता है? मतलब आप समझ रहे हो कि रेट बढ़ता है, उसके बाद रेट हाइक भी नहीं होता है, कट भी नहीं होता है, न्यूट्रल गियर में गाड़ी चली जाती है। ठीक है, उसके बाद रेट कट की बातें आप कर सकते हो। तो ऐसे सवाल के जवाब वो कैसे देंगे? तो लिटरली वेस्ट ऑफ सवाल हम लोग को भी बहुत सारा टाइम पास भी देखने को मिला। तो उन्होंने भी वही बोला कि रेट कट के बारे में हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल नहीं सकते। जो भी डेटा सामने आएगा दोस्तों, ठीक है, मतलब आने वाले समय में क्या और एक रेट हाइक होगा, तो इससे रिलेटेड उन्होंने ये भी कहा है कि डेटा देखकर हम लोग बात करेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने तो सीधा बोला था कि 2 रेट हाइक होंगे, वैसा तो कुछ उन्होंने बोला नहीं, वो एक अच्छी चीज़ें है। बट उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि हम लोग डेटा देखकर ही डिसीजन लेंगे, ऐसा हम लोग एडवांस में ऐसा बोल नहीं सकते। एंड देखा गया तो वो तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसी चीज़ के चलते धीमे धीमे हम लोगों को वापस प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली। बाजार क्या चाहता था कि हाँ, कि शायद से आखिरी रेट हाइक होकर के कुछ तो कन्फर्मेशन मिले, तो ऐसा कोई कन्फर्मेशन देखने को नहीं मिला। एंड देखा गया तो
पॉवेल जी ने जो बोला है वो कोई गलत नहीं बोला है, क्योंकि अभी आप मार्केट को खुश करने के लिए बोल सकते हैं अरे हाँ ये तो आखिरी रेट हाइक था, चांसेस इसके आखिरी रेट हाइक के थे, तो इसके चलते क्या होता, ऑब्वियसली बाजार और ज़बरदस्त भागता। एंड मान लीजिए अगर बाद में जो इन्फ्लेशन का डेटा आता वो अगर जैसा सोचा था वैसा नहीं आया तो फिर वापस यू टर्न लेना पड़ेगा, तो जितना बाजार भागता उससे डबल गिर जाता और बाद में पॉवेल जी को ही सवाल पूछे जाते। तो ऑब्वियसली ऐसे फ्यूचर की बातें बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोली नहीं जाती है। जो एक्सपेक्टेशन था ना दोस्तों वैसी चीज़ बोली गई है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं, एक्सट्रीमली पॉजिटिव भी नहीं, वेल बैलेंस हम लोगों को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं अभी इसके बाद की जो एफएमसी की बैठक रहेगी वो 19-20 सितंबर को यहाँ पे शेड्यूल की जा चुकी है। अभी क्या चल रहा है, जुलाई ऑलमोस्ट अभी खत्म होने को आ गया, उसके बाद अगस्त रहेगा और उसके बाद पहले मतलब सितंबर भी रहेगा। तो अगस्त एंड सितंबर मतलब 2 महीना हम लोग को देखने को मिलने वाला है। एंड 2 महीने में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यस यूएस का सीपीआई का डेटा, महंगाई का डेटा, क्योंकि पॉवेल जी की भी अगर हम लोग बात करें वो भी अल्टीमेटली करेंगे क्या, वो इस डेटा को देखकर ही तो डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने देखना है। अभी तक की अगर हम लोग डेटा की बात करें तो आप देख सकते हैं महंगाई बहुत ही रैपिडली 9%, बाद में 7%, फिर 6%, 5, फिर 4, फिर 3 तक आती हुई देखने को मिली है। बट ऑब्वियसली आगे की जर्नी दोस्तों इतनी सिंपल होने वाली नहीं है, क्योंकि जो पहले का जो बेस था वो बहुत ही हायर लेवल का था, तो उससे कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें मैनेजेबल हो जाती है। अभी 3% से जो उनका टारगेट है, टारगेट क्या है पता है, 2%, तो वहाँ तक जाने के लिए दोस्तों टाइम लगेगा। हमें ऐसा लगता है कि अरे 5 का 4 हो गया, 4 का 3, आने वाले समय में 2 ऐसा ही हो जाएगा, नहीं, अभी इसका बेस बहुत लो हो चुका है, इसको टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। एंड यही एक पॉइंट था दोस्तों जिसके चलते हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा जो तेज़ी बनी थी वो वापस रिवर्स गियर में चली गई। मतलब कि उनको पूछा गया कि जो 2% का टारगेट है वो कब तक अचीव होगा, उन्होंने लिटरली कहा है कि इसके लिए उनको 2 साल भी लग सकते हैं। यस, तो ऐसा इतना ज़्यादा टाइम क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि पहले का बेस बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता था, तो उस हिसाब से आप उसको लोअर लेवल पे यहाँ पे देख सकते हो। अभी इसको मुझे थोड़ा सा अगर आपको आसान भाषा में समझाना है तो क्रिकेट का ही एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा। मान लीजिए अगर किसी ने 10 रन स्कोर किए हैं, ठीक है, एंड 10 रन के बाद अगर उसको स्कोर करना है तो नेक्स्ट मैच में मान लीजिए उसने 20 रन स्कोर किए, तो आप बोलेंगे अरे अच्छा इंप्रूवमेंट है, 10 के बदले 20 तो मारा है। बट मान लीजिए किसी ने सेंचुरी लगा दी, ठीक है, तो 100 के ऊपर जाना नेक्स्ट इसमें खुद को ही बीट करना मुश्किल रहता है। तो यही चीज़ रहती है दोस्तों कि पहले जो बेस था वो हम लोग को लो देखने को मिलता था, अभी जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा अभी हम लोग को कठिन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट कोई बात नहीं, आने वाले समय में हम लोगों को अल्टीमेटली क्या करना है, सीपीआई का जो डेटा रहेगा उसी के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। पॉवेल जी भी चाहते ही होंगे कि ये जल्द से जल्द नीचे आ जाए। अगर वो नीचे आ गया तो ऑब्वियसली वो पहले गाड़ी को न्यूट्रल गियर में लेके जाएंगे। गाड़ी को न्यूट्रल गियर में मतलब ना तो रेट हाइक होगा ना तो रेट कट होगा, जैसे हमारे बाजार में चल रहा है आरबीआई का। एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर धीमे धीमे रेट कट होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, जो कि बॉन्ड मार्केट से भी हम लोग थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये कल के दिन का ये पूरा आउटकम हम लोग को देखने को मिला। पर्सनली अगर मैं बात रखूँ अपनी सामने तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ऐसी कोई बुरी खबर भी देखने को नहीं मिली और ना ही कोई अच्छी भी खबर देखने को मिली। जैसे एक्सपेक्ट किया था 25 भी सामने आ गया। एंड जो वेल एक्सपेक्टेड चीज़ें रहती है, डेटा देखकर ही हम लोग डिसीजन लेंगे, वही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोली है, तो ज़्यादा कोई पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो ठीक है, पहला वाला ये पॉइंट हो गया। अभी हम लोग बाकी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। आ जाते हैं दोस्तों कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक चीज़ों को कवर कर लेते हैं, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा। लगभग 6 से 7% ज़बरदस्त ये स्टॉक क्रैश हुआ। बहुत बड़ी कंपनी, आप सभी लोगों को पता है, निफ्टी 50 वाली कंपनी है। ऑटो सेक्टर में अगर देखा गया तो बहुत आप बोल सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी देती है। जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए देखने को मिला था, कौन सा वाला, 2018 का ही ऑटो सेक्टर वाले है ना, उसके बाद रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं कवर कर चुका था। एंड महिंद्रा ग्रुप कोई अलग से इंट्रोडक्शन की, ड्यू डिलीजेंस की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सो एक क्रैश तो यहाँ पे जरूर हुआ है, इसके चलते डरने की जरूरत नहीं। बट येस, उन्होंने जो फैसला लिया है वो मार्केट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कौन सा फैसला, कल के दिन ही खबर सामने आई थी कि वो 3.5% स्टेक आरबीएल बैंक में खरीद रहे हैं, लगभग 417 करोड़ के हिसाब से। सो आरबीएल बैंक अब मतलब देखा गया तो ठीक है, मतलब इतना कुछ खास पावरफुल बैंक देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। और बात यही तक नहीं रुकी, उन्होंने ये तक कह दिया है कि हम लोग आने वाले समय में प्लान कर रहे कि 10% तक ये स्टेक आरबीएल बैंक में यहाँ पे लेकर बढ़ाने वाले हैं। तो ये चीज़ें जो बोली तो बाजार को ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसी चीज़ के चलते हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। सो आरबीएल बैंक की अगर हम लोग बात करें, आप इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे 5 साल में 60% यहाँ पे डाउन है। बीच में 2 बार नोज डाइव देखने को मिले थे। प्लस आरबीआई की भी बीच में एंट्री हुई थी नॉमिनी से रिलेटेड कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है करके, बट बाद में वो विड्रॉ हो गया। तो इस चीज़ के चलते हुए एक जो प्रेशर था वो यहाँ पे हट चुका है। एंड आरबीएल बैंक वाले के लिए एक अच्छी खबर है कि चलिए एक बड़ा ग्रुप आपके कंपनी में यहाँ पे पैसा लगा रहा है, तो आप कुछ उम्मीद के साथ यहाँ पे
चाहो तो चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हो कि रिकवर करे करके। ठीक है, तो ये खबर के चलते एमएनएम आज हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। देन हम लोग बात करेंगे टीटीएमएल के चलते 3% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। कंपनी के नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आए हैं, जैसे एक्सपेक्ट किया गया था वैसे ही आए कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप चेक करोगे बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। यस, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट, 125 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। मार्जिन भी कंपनी के अफलातून है। बट यस, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इतना कमाल का प्रॉफिट 125 करोड़ हाथ में टिकता ही नहीं है। अल्टीमेटली क्या हो गया, 300 करोड़ का नुकसान। ऐसा क्यों? यस, कंपनी ने इतना कर्जा लिया है कि 394 करोड़ उनको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मतलब कमाते हैं 125 और गवाते हैं 394। ठीक है, तो ये सबसे बड़े इनका सरदर्द यहाँ पे बन चुका है, इसीलिए कंपनी कभी उभरती ही नहीं। एंड ये आज की बात नहीं, इसके पहले भी अगर आप देखोगे प्रॉफिट 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 ही देखने को मिलेगा, कुछ गड़बड़ नहीं है। बट नीचे भी अगर आप जाओगे तो वो भी आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, लॉस 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 और सिर्फ लॉस ही देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीटीएमएल जैसी कंपनी के यहाँ पे बनी है। ये कंपनी में जान तभी वापस लौट के आ सकती है अगर ये अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें की तो। ठीक है, मतलब उनको अगर करना ही है इससे रिलेटेड सॉल्यूशन तो अपने डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। बीच में उन्होंने ऐसा प्लान लाने की कोशिश भी की थी। उन्होंने बोला था कि 40 रुपये के आसपास हम लोग इक्विटी देने के लिए यहाँ पे तैयार है। इक्विटी मतलब शेयर प्राइस के हिसाब से, एंड तभी स्टॉक बहुत ऊपर चल रहा था, इसलिए तो वो स्टॉक इतना टॉप लेवल से बाद में वापस नीचे आ गया करके। ठीक है, अभी देखा गया तो ये 40 के हिसाब से देखा गया तो अभी 80 पे चल रहा है। अभी देख लेते हैं मैनेजमेंट क्या करता है करके। अब तो हम लोग यहाँ पे कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, तो ऑपरेटर यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे करते रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे IEX। यस, इनके भी नंबर ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिले हैं। नंबर की बात करें ठीक रहे, ओके ओके टाइप के रहे हैं, नॉर्मल परफॉर्मेंस यहाँ पे रहे, बट फिर भी 3% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो नंबर्स तो ठीक ही रहे, बट यस एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली वो वाली न्यूज़ नहीं है जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बट यस उसी से रिलेटेड एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। CERC की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उन्होंने HPX कौन है, IEX का ही कॉम्पिटिटर है, तो उनको अलाउ कर दिया है किस चीज़ से रिलेटेड, हाई प्राइस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें रहते हैं। 3 सेगमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो इसके लिए उनको हरी झंडी यहाँ पे दे दी है। इसमें भी हम लोग को IEX काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, तो HPX की भी इसमें हम लोग को अच्छी खासी एंट्री होते हुए देखने को मिल रही है। तो IEX के लिए ये भी एक हम लोग को नेगेटिव पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अभी वो फाइनल चीज़ की अगर हम लोग बात करें, वो तो अभी तक सामने यहाँ पे आई नहीं है। अगर वो सामने आ गई तो IEX के शेयर में हम लोग को शायद से और भी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नंबर्स की भी बात करें तो इतने कुछ खास नहीं, ओके ओके टाइप का ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एंड आखिरी स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो वो है RVNL। एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे बड़ी गिरावट होगी। डिस्काउंट की बात करें तो कितना था, 11% का डिस्काउंट था। प्राइस की अगर हम लोग बात करें 119 का OFS का फ्लोर प्राइस यहाँ पे डिसाइड किया जा चुका है। ऑलरेडी मैं कल के दिन इसके रिलेटेड पूरा डिटेल में वीडियो बना चुका था। सो 11% का डिस्काउंट, तो ऑब्वियसली पूरा 11% तक स्टॉक तो गिरता है नहीं। ठीक है, लोग ओपन मार्केट से ही खरीद लेंगे, बट ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं 6-7% की गिरावट देखने को मिली। 8 भी होती, 9 भी होती तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी फैंटास्टिक है। अगर आपके पास है तो इस चक्कर में बेचने की जरूरत नहीं। इतना तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट येस ये बेसिक पॉइंट होते हैं जो कि आपको पता है यहाँ पे होने चाहिए। कंपनी फैंटास्टिक है, लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे जरूर मिल जाएंगे। तो चलो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।